हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको 5 मेंबर्ड एक रिंग दिया हुआ है जिसमें 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है और एक कार्बन को स्टार मार्क कर दिया। इसमें सबसे पहले KH डाला। KH क्या होता है, बहुत ही शानदार बेस होता है। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस डाला और स्ट्रॉन्ग बेस से ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, H+ निकलेगा। जो सबसे ज्यादा एसिडिक साइट होगी वहां से H+ निकलेगा और उसके बाद उसमें H3O+ डाला। तो बेसिकली आप लोग ने क्या किया, एक H+ निकाला विद द हेल्प ऑफ बेस एंड एक H+ डाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली जो सबस्ट्रेट है और जो प्रोडक्ट है वो दोनों आइडेंटिकल होंगे। तो अब बताना है कि इनमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थॉटफुल क्वेश्चन है। बहुत कोई हाई कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, बट जेई में आ सकता है। तो बेसिकली कितनी फॉर्म हो गई, जैसे ही KH डाला हमने तो यहाँ नेगेटिव बना, वो नेगेटिव डिलोकलाइज होके यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ गया और फाइनली यहाँ। इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 20-20%, बिकॉज दीज आर इक्वल रेजोनेंस। अब अगर मान लो इनमें आप H3O+ डाल दोगे तो इन सब नेगेटिव चार्ज में देखना जरा ध्यान से, इसमें जब H+ जाएगा तो ये बनेगा, है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोडक्ट। बेटा ये दोनों सेम होंगे, एक बार चेक करो। ये दोनों, ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगा आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ H+। चेक करो, बोथ आर आइडेंटिकल। देखो जरा, देखो डबल सिंगल डबल और बीच में यहाँ पे स्टार है। डबल सिंगल डबल, बीच में यहाँ स्टार है, बोथ आर आइडेंटिकल। बोलो। और ये अगर थर्ड होगा तो ये भी थर्ड होगा। H+ डालने के बाद की बात कर रहा हूं। और ये कुछ ऐसा होगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये कितना है, 20%। ये कितना होगा, 40%, क्योंकि 2 स्ट्रक्चर थे। ये भी कितना होगा, 40%। और ये एग्जैक्टली 20-20% क्यों है, क्योंकि इक्वल रेजोनेंस है। और अगर इक्वल रेजोनेंस है तो सब 20% होंगे। और ये H+ लेके और ये H+ लेके सेकंड बना रहा है। बेटा समझ आ गया, इसका आंसर आएगा B एंड C। यस सर। B एंड C इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई डाउट हो किसी को तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। और एक यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ CH2 है, ये CH2 स्टार है एंड दिस इज OTS। OTS इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत शानदार लिविंग ग्रुप होता है। इसमें एक पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट डाला RCOOH और आपसे प्रोडक्ट पूछा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जेई में आजकल फैशन में है ये। पिछले 4-5 साल में इस पे क्वेश्चन आ रहा है, लगभग हर साल आ रहा है। इस क्वेश्चन में बताओ आंसर क्या आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा C। इसका करेक्ट आंसर C होगा। देखो जरा कैसे। बेटा हमेशा याद रखना, अगर एक बहुत शानदार लिविंग ग्रुप है, अगर कोई बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है और
उसके एडजेसेंट कार्बन पर अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज अगर है, लाइक यहाँ पे SH हो सकता है, O- हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, तो होता क्या है, ये कोई भी रिएक्शन करे उसके पहले ये खुद इसको निकाल देता है। मतलब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन यहाँ होती है जिसको हम NGP बोलते हैं, नियरेस्ट ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये इसको अटैक करके बाहर निकालता है, और जब ये अटैक करके इसको बाहर निकालेगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। देखो यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया। तो समझ गए? बोलो। उसके बाद RCOOH एक न्यूक्लियोफाइल है, वो देखो बेटा इस पर अगर अटैक करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर एरोमेटिसिटी आएगी, और अगर इस पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर एरोमेटिसिटी आएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्पेटाइन बन गया तो दोनों अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। तो जब ए पर अटैक, ए पाथ से अटैक करा तो कुछ ऐसा होगा। देखो यहाँ देखो, जब ए पर अटैक करेगा तो कुछ ऐसा होगा स्टोरी। ए पर अटैक करा तो इसकी एरोमेटिसिटी आ गई, और स्टार वाले पे कौन जुड़ जाएगा, CH2 CH2 स्टार, और स्टार वाले पे कौन जुड़ जाएगा, OCOR। स्टार वाले पे OCOR जुड़ गया तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और एरोमेटिसिटी आ गई, और CH2 पे पीएच जुड़ जाएगा अगर ए का अटैक हुआ तो। और अगर बी का अटैक हुआ, अगर बी पाथ से अटैक हुआ, अगर बी अटैक हुआ बेटा तो ये यहाँ पे अटैक करेगा नॉन स्टार पर, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, तो नॉन स्टार पे OCOR, और स्टार वाले पे क्या आ जाएगा, PH। और इनफैक्ट बेटा इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी अटैक करने की वो इक्वल होगी, और प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल होगी तो दोनों 50-50% होंगे। तो बेटा इसमें लोग गलती क्या करते हैं, देखो जरा, इसमें लोग गलती करते हैं, ये बोलते हैं पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, ये कार्पेटाइन बना देते हैं, या इसमें SN2 करा देते हैं, तो OCOR इस पे बना देते हैं। ठीक है, जबकि दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ NGP। अगर किसी लीविंग ग्रुप के साथ बगल वाले कार्बन में कोई इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस है तो डेफिनेटली वहां पे NGP होगा, और अगर वहां NGP होगा तो रिजल्ट आपको मालूम है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। साइक्लोहेक्सेन का ट्रांस 1,2 ऑल दिया हुआ है जिसको H3O प्लस के साथ हीट करा है। सो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। साइक्लोहेक्सेन का ट्रांस 1,2 डाइऑल है, H3O प्लस के साथ हीट करना है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आ सकता है। हाँ देखो जरा इसमें क्या होगा, ये आपका जो एग्जाम्पल है वो है पिनाकोल, पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट, इसको पिनाकोल बोलते हैं। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, OH2 प्लस। अब ये OH2 प्लस निकलना है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को। ये OH2 प्लस निकला, और यहाँ प्लस आया, और यहाँ OH है, और यहाँ ऑब्वियस सी बात है एक H होगा। फिर OH के सामने पॉजिटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी के लिए ये रीअरेंज करा,
जब ये रीअरेंज करा तो यहाँ प्लस आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, और फिर ये जो OH है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो होगा इस तरीके का। ठीक है, और वो H+ वापस कर देगा सॉल्यूशन को जो लिया था, तो ये बन जाएगा CO। तो ये आंसर कितने लोग का आया? सर साइक्लोहेक्सेनोन ही मतलब आया आंसर मेरा। तुम्हारा आंसर क्या आया? साइक्लोहेक्सेनोन ही आया, मतलब यही आंसर आया। यही ना? और कोई? एनीबडी विद द डिफरेंट आंसर? ये रॉन्ग है, मिसकंसेप्शन होता है बेटा ऐसा। ऐसा बेटा सिर्फ मिसकंसेप्शन होता है, ऐसा होता नहीं है कुछ। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूं पिनाकोल के। एक्चुअल में क्या होता है ध्यान से देखो। पिनाकोल, पिनाकोलिन जो रीअरेंजमेंट होता है, पिनाकोल पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट, उसमें जो की पॉइंट है वो ध्यान से समझना। देखो ये OH है और ये OH है। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ H+ ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है बेटा, पिनाकोल पिनाकोलिन का कोई भी रिएक्शन आए, अब आप ध्यान से, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करना है H+ कहाँ देना है। सो बेसिकली ये तो अपना सिमेट्रिक पिनाकोल था, बोथ हुए 4 आइडेंटिकल, तो आपने कहीं पे भी दे दिया। अदरवाइज अदरवाइज आप H+ वहां देना, H+ एडिशन will be according to stability of कार्ब कैटायन। अगर डिसिमेट्रिक होता तो मैं उस OH को H देता, उस OH को H+ देता जो ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन बनाता इमीडिएटली। क्लियर है? ये एक बिल्कुल की पॉइंट है, कभी फेल नहीं होगा। उसके बाद OH2+ जो लीविंग ग्रुप है, ये अपने आप छोड़ के नहीं जाता है, हालांकि ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये अपने आप छोड़ के नहीं जाएगा। इस पर होगा एंटी ग्रुप माइग्रेशन। क्या होगा? हमेशा याद रखना, एंटी ग्रुप माइग्रेशन। मतलब बगल वाले कार्बन से कोई एक ग्रुप माइग्रेट करेगा, एंड व्हाट इज दैट माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड? पीएच, देन H, देन अल्काइल। इनफैक्ट इसकी जरूरत भी नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का पूरा लिस्ट अभी शेयर कर दूंगा मैं। तो हमेशा याद रखना एंटी ग्रुप माइग्रेट करेगा, एंटी ग्रुप। अब देखो जरा, इसको अगर निकलना है, अगर इसको निकलना है तो ये कहाँ है अभी? अपवर्ड। और इसका हाइड्रोजन कहाँ है? अपवर्ड। तो क्या ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके इसको निकाल पाएगा? नहीं। और क्या OH माइग्रेट करेगा? नहीं, क्योंकि OH के सामने ही तो आपको प्लस लाना है फाइनली।
तो याद रखना इस केस में कौन माइग्रेट करता है, बॉन्ड। कौन माइग्रेट करता है, बॉन्ड। और देखो अब बॉन्ड जब माइग्रेट करेगा तो स्टोरी कैसे देखेगा। ये माइग्रेट कर रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यहाँ पे OH है ना, यहाँ OH है तो यहाँ प्लस, OH पे ही प्लस लाना है, और ये माइनस ने इस पर अटैक करके इसको निकाला। तो अगर कोई हाइड्रोजन फ्री अवेलेबल वैलेंसी हाइड्रोजन अल्काइल एंटी साइड नहीं है अगर OH2 प्लस के, तो फिर बॉन्ड माइग्रेट करेगा। और जब ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम जगह ऐसी होती हैं जहां पे 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होता है, और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा 5 मेंबर रिंग में COH। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, समझ आया। की पॉइंट क्या है, पहला H प्लस पिनाकोल में आपको वहां ऐड करना है जो ज्यादा स्टेबल है, और OH2 आपको इस तरीके से निकालना है कि बगल वाले कार्बन का एंटी ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो बेटा साइक्लिक कंपाउंड में कंफर्मेशन तो होते नहीं है, ऐसा तो है नहीं, फ्री रोटेशन है, तो जो एंटी ग्रुप होगा वो हमेशा एंटी ग्रुप रहेगा, तो एंटी ग्रुप माइग्रेट करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन सेम साइड था इसलिए माइग्रेट नहीं करा। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर आएगा वो 5 मेंबर्ड रिंग with 1 COH group. So this will be your final answer. Next we can do one more question, question number 10. What is the major product of reaction? Now we can make both OH same side, and अगर दोनों OH सेम साइड है तब मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। देखो इसमें OH OH, दिस विल बिकम OH2 प्लस। अब देखो इसके पास बगल वाले कार्बन में कौन है, एंटी ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये ग्रुप यहां माइग्रेट करके इसको निकालेगा। बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आइसोलेट नहीं होता है, ये याद रखना। ये माइग्रेट करा, ये H माइनस गया तो यहाँ चला गया, और इस OH पे क्या आ जाएगा, प्लस। क्लियर है, और क्या बन जाएगा, CO। So in this question, this will be your final answer. Same question है, find major product of following reaction. Find major product of following reaction. अब बताओ जो पिनाकोल है वो सिमेट्रिक है या डिसिमेट्रिकल, डिससिमेट्रिकल। ऑब्वियसली डिसिमेट्रिकल। देन आपको मेरी फर्स्ट बात याद आएगी, जो फर्स्ट H प्लस जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज इनिशियली ज्यादा स्टेबल होगा। तो बताओ नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के पास पॉजिटिव जाएगा या मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड के पास पहले जाएगा, मिथाइल सब्स्टिट्यूट। राइट साइड को जाएगा। में हाँ राइट साइड में जाएगा। तो बेटा देखो इसमें मैं यहाँ पे OH2 प्लस कर दूं, बोलो। यस। अब ये 100% श्योर है, इसको निकलना ही है, लेकिन यहाँ पे फ्री रोटेशन है। यहाँ पे रोटेशन कैसा है, फ्री, तो मैटर ही नहीं करता है। कोई भी ग्रुप अगर एंटी नहीं है तो वो तो कंफर्मेशन से अब आ जाएगा, बिकॉज फ्री रोटेशन है ना, जो नहीं है सामने वो भी सामने आ जाएगा।
क्लियर है? अब यहाँ पे मैटर करता है कि इन दोनों ग्रुप में से माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है। बेटा कोई बताएगा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होता है, रिंग ए का या रिंग बी का? रिंग बी का। रिंग बी का क्यों? ऐसा क्यों बेटा? सर दोनों में माइनस एम इफेक्ट प्रोमिनेंट है, पर बी में माइनस आई इफेक्ट से भी वो और स्टेबलाइज होके जाएगा, इसलिए बी का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। एक सेकंड बेटा, दोनों का माइनस एम इक्वल है, हाँ, और माइनस आई कहाँ पे ज्यादा है? बी। बी में। बी में। तो ओवरऑल कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा? बी। फिर सर ए माइग्रेट करना चाहिए ना? हाँ देखो सुनो, एक बात बेटा याद रखना, एक बात याद रखना, irrespective of the ग्रुप कोई भी लगा हो, पैरा इज हैविंग मोर माइग्रेटिंग इफेक्ट देन ऑर्थो। ऐसा इसलिए ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। बेटा होता क्या है, ऑर्थो का कोई सा भी फॉर्म आप ले लो, इनफैक्ट मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, ऑर्थो का आप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लो और पैरा का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लो, तब भी पैरा ज्यादा माइग्रेट करेगा बिकॉज ऑफ दैट स्टेरिक फैक्टर। अब है क्या, अगर ये यहां से माइग्रेट करेगा, अगर ये यहां से माइग्रेट करेगा तो इसके बगल में क्या है, बल्कि ग्रुप, तो वो माइग्रेशन को क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर आपके पास दो रिंग्स हो तो आप हमेशा ऑर्थो और पैरा में हमेशा आप किसको माइग्रेट कराओगे, पैरा को, irrespective of the group, कोई भी ग्रुप हो, पैरा इज ऑलवेज मोर माइग्रेटिंग देन ऑर्थो। तो अब अगर पैरा माइग्रेट करेगा तो स्टोरी देखो कुछ ऐसा दिखेगा। ऑर्थो यहीं रिटेन हो जाएगा और ये माइग्रेट कर गया तो यहाँ प्लस, और ये तो निकल गया, और दो रिंग जो पहले की थी वो तो रहेंगी, और एक रिंग क्लियर है बेटा, ये बात समझ आई? दो रिंग जो थी वो तो ऑलरेडी है, और तीसरी पैरा वाली रिंग माइग्रेट कर गई, और इसने OH इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO। कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? बोलो बेटा, ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. पैरा इज ऑलवेज मोर माइग्रेटिंग irrespective ऑफ द ग्रुप, उसमें कोई सा भी ग्रुप लगाओ। कभी भी बेटा आप अगर एक ऑर्थो एक पैरा है तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मत देखना, भले ही इलेक्ट्रॉन रिच हो, कौन सा, ऑर्थो वाला, बट फिर भी वो आपका डोनेट माइग्रेट नहीं करेगा, ये बात आप याद रखना। Next question is, what will be the major product of following reaction? Again, it is a pinacol, CH3 PH, CH3 CH3 PH NO2। अब बताओ सिमेट्रिकल पिनाकोल है या डिससिमेट्रिकल? ऑब्वियस सी बात है डिससिमेट्रिकल है। किस साइड जाएगा? लेफ्ट। लेफ्ट में। उसके बाद अब कौन माइग्रेट करेगा? एक अल्काइल ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप है, डेफिनेटली फिनाइल ग्रुप इज हैविंग मोर माइग्रेटिंग इफेक्ट, तो ये आपका माइग्रेट करेगा। अब देखो मैं एक्चुअली में यहाँ पे आपको माइग्रेशन की मैकेनिज्म बताना चाहता हूँ। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखो जरा ध्यान से। होता क्या है, ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है और इसको एंटी साइड से निकालता है, इसको बोलते हैं एंटी ग्रुप माइग्रेशन। तो देखो जरा क्या दिखेगा आपको, देखो ध्यान से, यहाँ CH3
यहाँ CH3, ये C, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये सुनो, तो इस पे क्या आएगा प्लस। तो बात समझ आई क्या? ये कुछ इस तरीके का स्टोरी होगा जब ये अटैक करेगा। भले ही आइसोलेट नहीं होगा, बट होगा कुछ ऐसा। क्लियर है बात? उसके Yes, बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखो। ये OH इलेक्ट्रॉन देता है ना, और ये बॉन्ड यहां जाता है, सो दैट इसकी एरोमेटिसिटी आ जाए। देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया, तो ये 3 ग्रुप यहाँ हो गए, 1 2 3, और यहाँ क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस H प्लस लूज कर देगा तो CO। सो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? फाइनल आंसर आपका हो जाएगा CH3, बेंजीन पर यहाँ CH3, यहाँ पे NO2, और यहाँ पे CO, और यहाँ CH3। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ आ गया? तो इस तरीके से आपका जो भी पिनाकोल का क्वेश्चन आएगा वो अब आप कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। 3 ग्रुप दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन है आपके पास, 3 क्वेश्चन है बेसिकली। आपको बताना है कि NH3 प्लस का माइनस आई ज्यादा होगा या NR3 प्लस का, OH2 प्लस का या OR2 प्लस का, या OH का या OR का। देखो माइनस आई का जो आंसर आएगा वो ये होगा। देखो क्या होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं इस तरीके से, N R R R प्लस और ये मान लो ग्रुप लगाया, तो पब्लिक क्या सोचती है, ये जो R है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो यहाँ से कम खींचेगा। जबकि अगर 3 हाइड्रोजन है उनका कोई इफेक्ट नहीं है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिमिनिश नहीं होगा, तो यहाँ से ज्यादा खींचेंगे। ये एक इनिशियली एक ऐसा थॉट आता है बेटा, लेकिन बात समझो, ये नाइट्रोजन एंड ये नाइट्रोजन, बोथ नाइट्रोजन आर डिफरेंट। बोथ नाइट्रोजन आर डिफरेंट। क्यों? देखो बेटा ध्यान से, इसका अगर एंगल अल्फा है और इसका एंगल अगर बीटा है, तो अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा, ये आप समझते हो? बोलो। इनमें स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा, और अगर इनमें स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा तो दिस अल्फा विल बी ग्रेटर, और आप ऐसे भी बोल सकते हो NBPR ज्यादा होगा इनमें। बोलो बेटा। और अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। कैसे? अगर बॉन्ड एंगल 180 है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है?
sp हाइब्रिडाइजेशन 50%, इसमें 50% s हो गया। 120 में sp2 होता है तो 33.33% s, और अगर 109 डिग्री 28 मिनट है तो sp3 25% s होता है। बेटा ये बात बिल्कुल श्योर है कि जैसे जैसे आपका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, और परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बढ़ता है। बोलो बेटा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बढ़ता है तो बताओ किस पे ज्यादा खतरनाक होगा पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पर या इस नाइट्रोजन पर, N1 पर या N2 पर? ऑब्वियसली N1 पर। तो याद रखना ये लॉजिक आता है NBPR की वजह से और स्टेरिक रिपल्सन वैन डर वाल रिपल्सन की वजह से। इसमें इनका लेना देना कोई नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना बॉन्ड एंगल अगर बढ़ेगा सेंट्रल एटम का तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो उस पे अगर प्लस होगा या वो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो अगर वो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, अच्छा इसमें ये नहीं बोल सकते, सिर्फ ये दोनों NH3 प्लस NR3 प्लस OH2 प्लस एंड, जबकि इसमें बेटा ये आएगा जैसे ना, देखो चेक करो एक बार, OH और OR, इसमें बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इस एटम की। सो नाउ दिस विल हैव ग्रेटर माइनस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। तो समझ गए ना सर नहीं सर सर। लेकिन OH और OR में कोई बॉन्ड एंगल तो नहीं है ना वैसे, नहीं, जब कैसे बेटा लगे, कंसीडर करेंगे मतलब? बेटा सुनो सुनो, ये हाँ, एक कोई ग्रुप लगा है, क्या? मान लो ये ऐसे है, हाँ ठीक है, अब हाँ ये एंगल अल्फा है हाँ और ये एंगल बीटा है, कौन सा एंगल बड़ा होगा? बीटा। और अगर बीटा बड़ा होगा तो इसका मतलब कौन सा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? बीटा वाला ही। समझ गए ना? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली में क्या होता है जेई में, पता कैसा क्वेश्चन आएगा, जेई में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। जेई को पता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या मतलब क्लैरिटी ही नहीं होती है, तो बस ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, बड़े प्यार से गलती हो। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए इसका एनाइन बनाएंगे, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव रेजो में है, रेजो दोनों में है, प्लस ये जो एडिशनल ग्रुप है इसका माइनस आई होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसका माइनस आई और ज्यादा होगा तो ये और ज्यादा इंक्रीज करेगा। बस ऐसा प्यारा सा क्वेश्चन आएगा, प्यार से गलती हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा इस पे मतलब टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ये श्योर है। बट ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अच्छा ये बात तो आपको पता ही होगी, नाइट्रोजन sp, नाइट्रोजन sp2, देन कार्बन sp, देन नाइट्रोजन sp3, देन कार्बन sp2, देन कार्बन sp3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, ये तो मालूम होगा ना? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो, ये मालूम नहीं है? बेटा देखो, एब्सोल्यूट स्केल में नाइट्रोजन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन। बट मैंने क्या बताया, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है,
देखो क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है बेटा, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है कि क्लोजनेस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इंक्रीजेस, और अगर न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा कोई एटम तो उसकी अट्रैक्टिंग पावर, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर विल इंक्रीज। बोलो बेटा, बोलो। सर वो लेकिन साइन अपोजिट नाइट्रोजन होना एसपी चाहिए। कार्बन एसपी से कम कैसे होगा? किसका? दोनों एसपी है ना, तो फिर नाइट्रोजन कार्बन से कम कैसे होगा? नहीं, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। sp3 है ना। सर आपने नाइट्रोजन एसपी भी लिखा ना, कम कार्बन एसपी से। क्या? सर आपने वो नाइट्रोजन साइन जो एसपी है एक ऑर्डर कार्बन में सेकंड वो एक सेकंड एक सेकंड, ये होगा ना यार। बोलो। हाँ सर, ओके, अभी ठीक। बिकॉज नाइट्रोजन का तो ज्यादा होना ही है, इसमें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी ज्यादा है। अच्छा, इसमें एक रूल होता है जो कि अपन को जानने की जरूरत नहीं है। रूल क्या होता है, सुनो बेटा। मतलब एसपी वाला अगले वाले के, जैसे ऐसे देखो, देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। समझना बेटा ध्यान से, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। इसके कितने फॉर्मेट होंगे? 3। कार्बन sp3, कार्बन sp2, कार्बन sp। इसके भी कितने फॉर्मेट होंगे? 3। नाइट्रोजन sp3, नाइट्रोजन sp2, नाइट्रोजन sp। ठीक है। और ऑक्सीजन, इसके भी 3 फॉर्मेट होंगे। ऑक्सीजन sp3, ऑक्सीजन sp2, ऑक्सीजन sp। तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, जो नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये होता है। क्लियर? तो आइडियली ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल होने चाहिए। बोलो। बट याद रखना, एक वन जंप रूल होता है। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जब हम जंप करेंगे तो बेकार एलिमेंट का सबसे अच्छा और आगे वाले एलिमेंट का सबसे खराब वो इंटरचेंज हो जाएगा। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसका सबसे अच्छा और इसका सबसे खराब, और जो मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फाइनली क्या हो जाती है? कार्बन sp, उसके बाद कार्बन sp2, उसके बाद नाइट्रोजन sp3, देन कार्बन sp, देन कौन आएगा? नाइट्रोजन sp2, देन ऑक्सीजन sp3, देन नाइट्रोजन sp, देन ऑक्सीजन sp2, देन ऑक्सीजन sp। बेटा ये बात समझ आ गई है? बोलो। याद रखना, कार्बन का सबसे अच्छा फॉर्मेट नाइट्रोजन के सबसे खराब फॉर्मेट में इंटरचेंज हो जाएगा, वो दोनों का स्विच कर देना। इसको बोलते हैं वन जंप रूल। मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये एक रूल होता है, और वैसे भी तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। समझ आ गया ये बात? बोलो। यस ओके सर। सर। The next question is stability of complex of copper 2 hexa complex CuH2O whole 6 2 plus NiH2O whole 6 2 plus
इन दोनों में किस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? इसमें 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में। पहला है कॉपर CuH2O होल 6 2 प्लस एंड NiH2O होल 6 2 प्लस, इन दोनों में आपको स्टेबिलिटी बताना है। दूसरा है CuCN होल 4 2 माइनस NiCN होल 4 2 माइनस। तीसरा है COCN6 4 माइनस एंड COH2O होल 6 4 माइनस। इन 3 में एरो लगाना है। इसको सॉल्व करो। ये आंसर्स आएंगे। किसी के ये आंसर आए क्या? पहले वाले में Cu2 प्लस, दूसरे में Ni2 प्लस, तीसरे में वाटर वाला। किसी के ये आंसर आए हो तो बताओ। जो इरविंग स्टेबिलिटी रूल होता है वो ये होता है कि Mn2 प्लस से ज्यादा स्टेबल होता है CO2 प्लस, CO2 प्लस से ज्यादा स्टेबल होता है Ni2 प्लस, Ni2 प्लस से ज्यादा स्टेबल होता है Cu2 प्लस, और Cu2 प्लस Zn2 प्लस से भी ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब क्या बोला जा रहा है? Mn2 प्लस CO2 प्लस Ni2 प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस, यहां से यहां स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज, और फिर क्या हो रहा है? जिंक के लिए डिक्रीज। इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा कुछ आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा। देखो देखो सुनो बेटा, गड़बड़ क्या है मैं वो भी पॉइंट बिल्कुल मैंने पिक कर लिया है, इसको अपन रिजॉल्व कर लेंगे। देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको एक इसका पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इस चैप्टर का दूंगा, तब आप कर पाओगे, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ये चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में फिर आप कितने भी क्वेश्चन गलत कर सकते हो, ठीक है? हाँ, आप कितने भी सही कर सकते हो, वो पूछने वाले पे डिपेंड करता है। तो अब देखो जरा ध्यान से कि इस चैप्टर में क्या गड़बड़ है। सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अगर हम देखें तो ये आप सबको मालूम होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये अगर एवरेज एनर्जी लेवल है d ऑर्बिटल का, तो ये 3 ऑर्बिटल नीचे जाते हैं और 2 ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं, ये सबको पता होगा। इनको बोलते हैं T2g ऑर्बिटल, इनको बोलते हैं EG ऑर्बिटल, ठीक है? और इस एनर्जी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये भी आपको मालूम होगा, जो मालूम है मैं वो भी बता रहा हूँ, -0.4 डेल्टा नॉट, और ये आपको पता होगा +0.6 डेल्टा नॉट। क्लियर है? ये आपको मालूम होगा। और ये होता है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, शेप उसका ऑक्टाहेड्रल ही आता है। ये बात क्लियर है बेटा? यहां तक सबको मालूम है? अब देखो एक एंगल पता क्या मिसिंग है आपको, अगला ये भी पता होगा
अच्छा, इसका ये हो गया। अब आपने ये भी पढ़ा होगा, टेट्राहेड्रल के केस में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर ये एवरेज एनर्जी है, तो इसमें 2 ऑर्बिटल नीचे आते हैं, 3 ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं। ये इजी होते हैं और ये T2G होते हैं। ये भी आपको मालूम होगा। एंड दिस स्प्लिटिंग इज डेल्टा टी, उसको बोलते हैं डेल्टा ओ, इसको बोलते हैं डेल्टा टी। और ये जो एनर्जी होता है वो होता है -0.6 डेल्टा टी, और ये होता है -+0.4 डेल्टा टी। ये भी आपको मालूम होगा। अच्छा, यहाँ पे बेटा हमेशा क्या होता है, ये काफी स्मॉल होता है, डेल्टा टी स्मॉल होता है, ठीक है। और डेल्टा टी इज ऑलमोस्ट 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। जो चीज आपको मालूम है, अगर कोई भी बात अगर आपको ना मालूम हो तो आप बताते जाना। ये मालूम है सभी को? हाँ हाँ सर। सर। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। अब सुनो जरा, आपको नहीं मालूम होगा वो ये बात है, देखो सुनो, आपको जो नहीं मालूम है वो ये बात है कि जो डेल्टा टी होता है और जो पेयरिंग की एनर्जी होती है, पेयरिंग की एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर। ये आपको नहीं मालूम होगा। आप यहाँ पे भी देखोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। बेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, डेल्टा इज टी इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेयरिंग एनर्जी। तो मतलब आप कभी पेयरिंग नहीं कराओगे यहाँ। अगर आपको एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड दे दिया जाए टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल का एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड दे दिया जाए Ml4 2+, और M2+ का कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए D5, और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप पता क्या बोलोगे? इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट। क्योंकि आपके दिमाग में तो ऐसा चलता है ना, यहाँ 1 यहाँ 2 फिर 3 4 करने के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऐसा नहीं है यहाँ। बेटा ये बात समझ आई? जो यस। इस जो जो डेल्टा टी है वो बहुत स्मॉल है, और इतना स्मॉल होता है कि पेयरिंग की एनर्जी से हमेशा कम होता है। मतलब यहाँ पे फोर्स पेयरिंग कभी नहीं होगी। तो अगर आपको D5 भरना है तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड। यहाँ साइनाइड हो, यहाँ पे चाहे साइनाइड हो, चाहे यहाँ पे पानी हो, चाहे क्लोराइड हो, D5 में टेट्राहेड्रल में। क्लियर है बेटा ये बात? ये एक मिसकंसेप्शन होता है। अभी D5 आप किसी से पूछ लेना टेट्राहेड्रल में, पब्लिक आपसे बोलेगा कि आप ये बताओ फील्ड कौन सा है, और फील्ड कौन सा है उस हिसाब से आप रिजल्ट बताओगे, जबकि ये ट्रू नहीं है। इस केस में क्या होता है, 2 केस बन सकते हैं। पेयरिंग का एनर्जी डेल्टा ओ से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा है तो उसको कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यस और नो, जहां पे फोर्स्ड पेयरिंग नहीं होगी। और अगर पेयरिंग की एनर्जी कम है तो उसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वहां पे फोर्स्ड पेयरिंग होगी। ये आपको मालूम होगा, जो आपको पता होगा वो मैं बता रहा हूं, ये आपको मालूम होगा। बेटा यस और नो? ऐसा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड में और ऐसा होता है वीक फील्ड में। क्लियर है ये बात?
यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? आवाज आ रही है? हाँ सर। इतना समझ आ गया सबको? यस सर। यस हाँ, सर। अब देखो अगली बात आपको समझ नहीं आई, मतलब आप बता नहीं पाओगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बेटा एक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये बताओ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर ऐसा होगा, बोलो। यस सर। अब स्क्वायर प्लेनर अगर ऐसा होगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DSP2 और XY प्लेन ही होता है डिफॉल्ट प्लेन हमेशा, तो क्या होगा? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। ये यूज्ड ऑर्बिटल होते हैं। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आप आंसर करना, और पता है कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है? मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को 4 लेगेंड जोड़ने हैं, 4 लेगेंड अगर आप मेरे को जोड़ने हैं, तो मैं टेट्राहेड्रली जोड़ूंगा या स्क्वायर प्लेनर से जोड़ूंगा? कौन ज्यादा इफेक्टिव है, कौन ज्यादा अच्छा है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा, और विच इज बेटर अरेंजमेंट? सर शायद स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में वो डेल्टा एस ज्यादा होता है डेल्टा टी से, बेटा इसलिए। वो सब बातें छोड़ो। आपको 4 लोग को अगर एसोसिएट करना है, बिल्कुल बेसिक से छोड़ो, वो डेल्टा वगैरह मत सोचो अभी, और उसका फीलिंग थोड़ी होगा क्यों ज्यादा होता है यार। 4 लोगों को अगर एक पॉइंट पे जोड़ना है, तो व्हाट इज द बेस्ट अरेंजमेंट? बेस्ट अरेंजमेंट इज टेट्राहेड्रल। बिकॉज यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है? और यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है? 90 पे ज्यादा रिपल्सन होता है या 109 डिग्री 28 मिनट पर? ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग होने की वजह से ना इस चैप्टर में सब गड़बड़ होता है। कौन बताएगा? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल। इनफैक्ट मैं एक बात और बता दे रहा हूं आपको, स्क्वायर प्लेनर तो ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब अगर आप स्टेबिलिटी की बात करो तो स्क्वायर प्लेनर सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा। तो ऑर्डर होता है स्क्वायर प्लेनर, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल। ऐसा क्यों? ये इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है, डेल्टा एस पी देन डेल्टा ओ देन डेल्टा टी। या आपके पेपर में या आपके एग्जाम में ये आपसे पूछा जरूर गया होगा और आपने सही भी किया होगा। इस बात पे हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ये बात अगर आप मेरे को समझा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपको आता है, अदरवाइज फिर गड़बड़ है। और ऐसा मेरे को लगता है कि बच्चों को यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। आपको जो आता हो आप बोलो। सर हाँ। आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो रहता है हम्म वो आप एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को कंसिडर करके हम्म जो एक्सियल बॉन्ड्स रहते हैं जो डी जेड स्क्वायर पी जेड से बनते हैं, हम्म अगर उनका बॉन्ड लेंथ बहुत बढ़ा दोगे हम्म तो आपको एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिलेगा। नहीं, sp3 में तो जो यूज्ड ऑर्बिटल होते हैं बेटा वो तो होता है s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड।
या फिर होता है D3S, और D3S में होता है बेटा DXY, DYZ, DZX प्लस S, या तो D3S होता है या SP3 होता है। सर स्क्वायर प्लेनर में जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, हाँ तो वो सर बिटवीन द एक्सेस होता है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, these are the axes. If this is x axis, this is y axis. On the axis होता है उसमें। हाँ सर, डी- बट जब लिगैंड एक, अगर आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है sp3d2 या d2sp3 का, हाँ जो dz² ऑर्बिटल्स रहते हैं उनके 2 ही लोब रहते हैं, और dx² y² में 4 लोब रहते हैं। तो जब करेक्ट, लिगैंड अलोंग द z एक्सिस अप्रोच करेगा, हाँ तो it will feel more repulsion than it would have if it would have approached along the x and y axes. करेक्ट। तो उससे जो हाँ आगे बोलो, सही बोल रहे हो। देखो सुनो, मैं बताता हूँ। हाँ देखो जरा, ध्यान से देखना। ये एक्चुअली में है तो बहुत डिटेल डिस्कशन, बट मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चंस वगैरह सही हो जाए, ठीक है। अब देखो जरा, एक्चुअली में ये टेट्राहेड्रल होता है, दिस इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। और अगर ये टेट्राहेड्रल है, रेगुलर टेट्राहेड्रल, सर वो ऑक्टाहेड्रल है ना? हाँ सॉरी, दिस इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें क्या होता है, एक टर्म होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब समझना जरा, ये एक्चुअली में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, बट ये आपको अच्छे से मालूम है, कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सिलेबस में है। तो आप ये समझना, जो ऑक्टाहेड्रल, जो स्क्वायर प्लेनर का एक्सप्लेनेशन है, वो जेटीडी के बिना आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब हमें जेटीडी का आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज फिर हमें फील नहीं होगा। तो अब अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो हम जेटीडी ना पढ़ें, अगर जेटीडी हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें फील नहीं आएगा, या फिर अब जेटीडी को शॉर्ट में पढ़ लें थोड़ा सा। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, मैं इसको आपको शॉर्ट में बताता हूं। होता क्या है, कभी भी आपका, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, ध्यान से समझना। अब ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, दीज आर T2G ऑर्बिटल एंड दीज आर EG ऑर्बिटल, ठीक है। कभी भी अगर, जैसे ये EG, ये T2G है और ये EG है, कभी भी बेटा अगर ऑर्बिटल चाहे T2G हो चाहे EG हो, डिसिमेट्रिक फिलिंग अगर हो जाए, क्या बोला मैंने, अगर किसी भी ऑर्बिटल में, इनमें या इनमें डिसिमेट्रिक फिलिंग अगर हो जाए, तो वहां पे जेटीडी होता है। क्या बोला मैंने, जेटीडी क्या होता है, अभी
बताऊंगा जेटीडी दो तरीके का होगा, बट पहले तो ये समझो यहाँ पे अगर फिलिंग हो गया, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब बताओ, ईजी तो सिमेट्रिक है, यहाँ T2G डिसिमेट्रिक है। तो अगर T2G डिसिमेट्रिक है तो यहाँ पे जेटीडी होगा, लेकिन जो जेटीडी होगा वो बहुत माइल्ड होगा। स्ट्रॉन्ग जेटीडी कब होगा? जब ईजी डिसिमेट्रिक होगा। तो एक बात तो आप ये पिक करो कि जो जेटीडी आएगा वो आएगा डिसिमेट्रिक फिलिंग ऑफ T2G और ईजी ऑर्बिटल। और जो T2G अगर डिसिमेट्रिक फिलिंग होगा तो वो माइल्ड इफेक्ट डालेगा, और ईजी डिसिमेट्रिक होगा तो वो स्ट्रॉन्ग डालेगा। क्लियर है? अब ये है क्या, इसको और समझो। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक्चुअली में दो तरीके का होता है। कई बार ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेटा जिसमें ये जो जेड एक्सेस वाले हैं, इसको मैंने एक्स माना, इसको माइनस एक्स, इसको प्लस वाई, इसको माइनस वाई, इसको प्लस जेड एक्सेस, इसको माइनस जेड एक्सेस। तो क्या होता है, कई बार ये एलोंगेट हो जाते हैं जेड एक्सेस वाले। जैसे अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स देखो तो जरूरी नहीं है ना, देखो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है कि ऑल 6 बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, ऑल 6 बॉन्ड लेंथ शुड बी इक्वल, तो ये रेगुलर होगा। लेकिन कई बार ये होता है कि ये एलोंगेटेड पाया जाता है नेचर में, और अगर ये एलोंगेटेड पाया जाएगा, देखो दो तरीके का होता है, एक जेड आउट, एक होता है जेड इन। ठीक है, जेड इन काफी कम होता है, बहुत मतलब लेस कॉमन है, एंड दिस इज मोर कॉमन। तो अगर आपसे बोला जाए जेटीडी, जेटीडी का मतलब तो होता है जेड आउट है। जेड आउट का मतलब क्या है? जब जेड बड़े हो जाए, ऐसे। जेड इन का मतलब क्या है? जब ये छोटे हो जाए। तो एक्चुअली में इन रियलिटी दोनों तरीके का जेटीडी पाया जाता है, जेड आउट एंड जेड इन। बट बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, देन इन मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जिनमें जेटीडी होता है उनमें होता है जेड आउट। तो अब देखो, जेड इन जेड आउट में उतना पढ़ने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं, वो तो हमें चीजों को कनेक्ट करना है, इसलिए थोड़ा सा फील होना चाहिए। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज जेटीडी, ठीक है, बट हमें फील होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा बेस बना के कुछ इंफॉर्मेशन में आपको शॉर्ट में बता के उसको कनेक्ट कर दूंगा। देन फिर आपके दिमाग में वो सारी चीजें सेट हो जाएंगी। हाँ, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेटीडी, जेड आउट एंड जेड इन। जेड इन इज लेस कॉमन, जेड आउट इज मोर कॉमन। So if Z out is there, then this elongation will happen, and in case of Z in, this compression will happen. तो Z एक्सिस का जो बॉन्ड लेंथ होगा, Z in के केस में छोटे हो जाएंगे, Z out के केस में बड़े हो जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई बेटा आपको? बोलो, इतनी बात क्लियर है? यस सर। परफेक्ट Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट। अब सुनो, एक बात और सुनो। ऐसी इवन अगर आप मान लो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल या पीएचडी लेवल पे भी अगर आप पढ़ लोगे, तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कब जेड आउट होगा, कब जेड इन होगा। यार देखो, जो कोई नहीं कर सकता है वो हम कैसे कर लेंगे। तो कभी भी दिमाग में अगर ये थॉट आए कि जेड इन की कंडीशन क्या होंगी, जेड आउट की कंडीशन क्या होंगी, देन ऐसा कोई नहीं है। बिकॉज यार आप समझदार हो, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लगाओ, ठीक है, उसका एनएमआर से या फिर क्रिस्टलोग्राफी से उसकी बॉन्ड लेंथ चेक करो। अगर 4 बॉन्ड लेंथ एक जैसी आई, अगर ये 4 बॉन्ड लेंथ, इफ ऑल 4 बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल एंड लार्जर देन अदर 2, देन जेड इन हो गया। बेटा समझ आ रही है बात? अगर ये एक्स वाई प्लेन वाले बॉन्ड लेंथ लार्जर है, लॉन्गर है जेड एक्सेस वालों से, तो इसका मतलब जेड एक्सेस वाली छोटे हो गए, मतलब जेड इन। तो वो आता है आपका किससे? एक्सपेरिमेंटल ड्रिवेन है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, ना वो हमारा कोई निकालने का तरीका है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू जेड इन जेड आउट। आपसे ज्यादा से ज्यादा कोई अगर पूछेगा तो यही पूछेगा जेटीडी, और जेटीडी का मतलब क्या है? जेड आउट। क्लियर है? और इसमें हम एक्चुअली में रियलिटी भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं।
इवन जो डॉक्टरेट के लिए पढ़ाई कर रहा होगा वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड बात, आगे देखो। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये डिस्टॉर्शन होता क्यों है, ये डिस्टॉर्शन होता क्यों, ये बात एक सही है। तो स्ट्रॉन्ग कब होगा, माइल्ड कब होगा? T2G जब डिसिमेट्रिक, यहाँ पे इस केस में जो डिस्टॉर्शन होगा वो माइल्ड होगा, माइल्ड डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि T2G डिसिमेट्रिक है। T2G की डिसिमेट्री से जो डिस्टॉर्शन आता है वो बहुत कम होता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। और EG में अगर डिसिमेट्री है तो डिस्टॉर्शन ज्यादा आता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? यहां तक कोई तकलीफ? बोलो। अब देखो जरा आगे। अब अगर ये डिस्टॉर्शन आता है तो ये डिस्टॉर्शन अगर आ गया तो देखो, दीज आर 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल। जब रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है तो कुछ ऐसा था, 3 यहां है ना, और 2 यहां। दिस इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल एंड दीज bonds are DXY, DYZ, DZX and this is DX square minus Y square and DZ square। और यहाँ पे अगर आप लेंस देखोगे तो बिल्कुल इक्वल है। तो यहां तक कोई तकलीफ? अब समझना, देखो अब अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हमें ये तो पता ही चल जाएगा वो लो स्पेन है, हाई स्पेन है, JTD होगा या नहीं होगा। क्लियर है बेटा? और आप सिर्फ ये मानना T2G डिसिमेट्रिक है तब भी होगा, EG डिसिमेट्रिक है तब भी होगा। जब इफेक्टिव ज्यादा किस में होगा? अगर 2 में से एक सेलेक्ट करना हो आपको, अगर 2 में से एक सेलेक्ट करना हो तो आप EG के डिसिमेट्रिक वाले को सिलेक्ट करना। मतलब यू कैन नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ माइल्ड वन। ठीक है, माइल्ड वाले को आप निग्लेक्ट। सर आप म्यूट पे चले गए। हाँ, अगर कॉपर 2+ है बेटा, कॉपर 2+ क्या होगा? 3D9। कॉपर 2+ क्या होगा? 3D9। 3D9। अब बताओ 3D9 कैसा भी फील्ड हो, 3D9 कैसा भी फील्ड हो बेटा, क्या होगा? 3D9 कैसा भी फील्ड हो उसका फिलिंग तो ऐसे ही होगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होगा बेटा। अब बताओ यहाँ पे EG डिसिमेट्रिक है या T2G डिसिमेट्रिक है? EG। तो यहाँ पे जो JTD आएगा वो स्ट्रॉन्ग आएगा या माइल्ड आएगा? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आएगा। अब अगर यहाँ पे JTD स्ट्रॉन्ग आएगा तो फिर यहाँ पे एलोंगेशन होगा। और इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, देन हम सिर्फ कौन सा वाला एलोंगेशन मानेंगे? मतलब एलोंगेशन ही मानेंगे। इसको बोलते हैं टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। ये देखो, डिस्टॉर्शन की वजह से टेट्रागोनल बन गया, नॉर्मल क्यूबिक से क्या बन गया? टेट्रागोनल। क्लियर है? तो ये टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन कब होगा? ये सबको समझ आया बेटा? ये सिर्फ तब होगा जब डिसिमेट्रिक EG होगा। अगर आप सीधे सीधे बात करना चाहो, अब आप बोलोगे सर डिसिमेट्रिक EG क्यों बोल रहे हो, T2G क्यों नहीं? तो मैं बोल रहा हूँ T2G में माइल्ड होता है, आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अब अगर मान लो सारे T2G के दिए हुए हैं तो फिर T2G की डिसिमेट्री से हम इफेक्टिवनेस देख लेंगे। बट अगर EG वाला कोई दिया हुआ है तो उसमें फिर एलोंगेशन ज्यादा होगा। अभी ये एलोंगेशन क्यों हो रहा है ये भी बताऊंगा। ये बात क्लियर है आपको? अगर D9 है तो ऐसा होगा, और अब अगर D9 है तो ऐसा होगा, और इनमें फर्दर स्प्लिटिंग होगी। देखो क्यों? क्योंकि अब डिसिमेट्रिक हो गया। ये बॉन्ड आपके लूज हो गए, Z एक्सेस से आने वाले, +Z - Z +X - X
प्लस वाई माइनस वाई। अब होता क्या है बेटा, इनमें फर्दर स्प्लिटिंग होती है। इनमें क्या होती है, फर्दर स्प्लिटिंग होती है। और एक बात याद रखना, ये जो स्प्लिटिंग होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। दिस गैप इज ग्रेटर, इजी वालों में ज्यादा। अब बताओ ऐसा क्यों स्प्लिटिंग हो रहा है। देखो क्या होगा, अब जेड वाले बॉन्ड कमजोर हो गए, जेड वाले बॉन्ड वीक हो गए, इसका मतलब जेड से लिगेंड अप्रोच करने का टेंडेंसी कम हो गया, मतलब जेड एक्सेस से रिपल्सन कम हो गया। तो जी डी जेड स्क्वायर ऐसे हो जाएगा और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। बोलो बेटा। और डी एक्स वाई ऊपर चला जाएगा और डी वाई जेड डी जेड एक्स ऐसे आ जाएगा। तो अब बताओ जरा, इसका डेल्टा ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टेट्रागोनल। बोलो। तो अब मेरे को ये बताओ, यहां पे अगर D9 आप फिल करोगे, अगर D9 फिल करोगे तो यहां पे स्टेबलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन। बोलो। हाँ सर, मतलब वो इंक्रीज होगा, दिस एनर्जी गैप, इंक्रीज दिस होगी। एनर्जी गैप इज, हाँ, जो आपका डेल्टा टेट्रागोनल है वो इंक्रीज हो गया। अब समझो जरा ध्यान से, ये जेड आउट का केस है। जब जेड आउट एक्सट्रीम केस हो जाए, मतलब इतना ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा जेड बढ़ जाए कि मेटल और जेड एक्सिस के लिगेंड का इंटरेक्शन ही खत्म हो जाए, वो पता कब होता है, देखो जरा, वो होता है तब। अब देखो ये तो बहुत तेजी से घट रहा है, ये एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये नीचे पहुंच जाएगा, एक ये ऐसा स्टेज आएगा धीमे धीमे ऊपर पहुंच जाएगा, और ये क्या होगा, बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, और ये क्या होगा, और ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगा। बेटा ये समझ आया। और जब ऐसा केस हो जाएगा तो ध्यान से देखो, ये तो आ गया डी वाई जेड डी जेड एक्स, बहुत खतरनाक स्टेबलाइज हो गए ये दोनों। बोलो। उसके बाद ये नीचे आ गया डी जेड स्क्वायर, उसके बाद ये डी एक्स वाई, उसके बाद ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा ये बात समझ आई क्या। ये जब ऐसा हो जाता है, जब ये क्रॉस कर जाते हैं तो वो बन जाता है स्क्वायर प्लेनर। क्या बन जाता है वो, स्क्वायर प्लेनर। जब ये क्रॉस कर जाता है, इतना ज्यादा जेड आउट हो जाए, इतना ज्यादा बेकार बॉन्ड हो जाए कि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन ही ना बचे, तो बोल देते हैं दिस इज द एक्सट्रीम केस ऑफ जेड आउट, और उस केस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अब देखो जरा, ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने ज्यादा स्टेबलाइज हो गए। ऑब्वियस सी बात है, ये ऑर्बिटल्स अनस्टेबल हो रहे हैं। कितनी बात समझ आ गई बेटा। बोलो। बताओ भाई। यस सर। यस सर। यहां तक कोई तकलीफ। अब देखो जरा एक बात और, स्क्वायर, हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब देखो जरा, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जेटीडी अगर बढ़ेगा तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, मतलब वही जो स्टेबिलिटी अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी वाली, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्टेबलाइज ज्यादा हो रहे हैं। एक तो ये बात हो गई, और एक फैक्ट और देखो आप, एक कॉम्प्लेक्स होता है बेटा Mn3+ का, और एक होता है Cu2+ का। बताओ Cu2+ कैसा होगा, Cu2+ होगा D9, और Mn3+ क्या होगा D4, D4 हाई स्पिन।
और ये तो हाई स्पिन और लो स्पिन कुछ भी हो, इसका तो वैसे स्पिन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, D9 का तो एक ही पॉसिबिलिटी है। ये याद रखना आप, ये याद रखना, ट्रांजिशन मेटल्स में Cu2+ सबसे खतरनाक स्टेबल होता है और Mn3+ भी काफी स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसमें भी Eg क्या है, डिसिमेट्रिक, चेक कर लो। ऑक्टाहेड्रल है, लो स्पिन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ गए? तो 4 वाला और 9 वाला ये एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डिस्टॉर्शन हो जाता है। डिस्टॉर्शन होने से यहाँ पे स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा। यहाँ पे सिर्फ देखो Eg की डिसिमेट्री वाले की मैं बात कर रहा हूँ, T2G की डिसिमेट्री की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? तो डिस्टॉर्शन जैसे भी बढ़ा, जैसे ही डिस्टॉर्शन बढ़ेगा वैसे आपका स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा। एक बात और समझना, ये जो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पाया जाता है ये सिर्फ D8 और D9 के कॉम्प्लेक्स में ही होता है। किसमें होता है? D8 D9। अच्छा एक बात आपको और बताऊं, ये जो मैंने आपको बनाया है ना 3D8 3D9 का बनाया है, ये जो मैंने एनर्जी डायग्राम, ये समझ आ गया आपको? ये क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है समझो जरा ध्यान से। आपको देखो अब पता सब कुछ है, NiCN4 2-, ये Ni2+ होता है बेटा, Ni2+ होता है 3D8 विद स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, तो ये आपको मालूम है ना DsP2 होता है, बोलो। सर वो मतलब स्क्वायर प्लेनर कैसे होगा सर? स्क्वायर प्लेनर ना, हाँ बिकॉज बेटा इतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन हो के, सुनो जरा ध्यान से। एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल था, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में Eg आपका डिसिमेट्रिक है। Eg अगर आपका डिसिमेट्रिक है तो उनकी, अब Eg है तो दोनों सेम ऑर्बिटल, लेकिन वो डिसिमेट्रिक है। डिसिमेट्रिक है, किसी में आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, किसी में कम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनमें फर्दर स्प्लिटिंग हो जाता है। फर्दर स्प्लिटिंग अगर उनमें हुआ तो उनका स्टेबलाइजेशन हुआ। तो जैसे ही ऑक्टाहेड्रल से टेट्रागोनल बनेगा, जेड एक्सिस वाले दूर दूर चले जाएंगे। जेड एक्सिस वाले अगर दूर दूर चले जाएंगे तो वो क्यों दूर दूर गए? सो दैट उनका स्टेबिलिटी क्या हो जाए, गेन हो जाए। जैसे आप सोचो जरा, जैसे मान लो आपका जॉब लगा यूएस में, ठीक है, और आपका पैकेज है मान लो 60-70 lakhs, ठीक है, सेम आपके मार्क्स हैं, सेम सब कुछ है, और सेम 60-70 lakhs में आपको नाइजीरिया का ऑप्शन है और यूएस का ऑप्शन है। दो बच्चों का सेम रैंक है, सेम परफॉर्मेंस है, सब कुछ सेम है, तो यार कोई नाइजीरिया क्यों जाना चाहेगा? तो उसको कंपनसेट करने के लिए नाइजीरिया में पैकेज उन्होंने 1.5 टाइम्स कर दिया। देन आपको वहां पे जो लाइफ स्टाइल है उसको वो कंप्रोमाइजिंग है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको पैसा ज्यादा दे रहे हैं, तो फिर दोनों पोजीशंस को इक्वल करा। अब होता क्या है कि आपका Eg ऑर्बिटल डिसिमेट्रिक है, Eg ऑर्बिटल अगर डिसिमेट्रिक है तो फिर एक में 2 ऑर्बिटल, एक में एक इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे कैसे कर पाओगे? दोनों की एनर्जी सेम है, ग्रेट ऑर्बिटल है, बट अगर उनमें इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग कर दिया आपने, एक में 1 है या एक में 0 या एक में 2, एक में 1, यही 2 केस बन सकते हैं डिसिमेट्रिक Eg के। या तो दोनों में एक में 1 एक में 0 हो, मतलब D4 लो स्पिन, या फिर D9 एक में 2 एक में 1, यही हो सकता है। इन केस में क्या होता है कि उसको कंपनसेट करने के लिए उनमें फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। फर्दर स्प्लिटिंग अगर हो जाएगी तो क्या होगा, जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन है वो तो लोअर एनर्जी में आने हैं और अपर एनर्जी वाला क्या होना है, खाली होना है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो JTD होता है उसकी वजह से स्टेबलाइजेशन बढ़ जाता है। अब स्टेबलाइजेशन बढ़ा, एक बार अब क्या होगा, इतना ज्यादा दूर अगर वो चले गए, इतना ज्यादा अगर दूर चले गए कि उनका कांटेक्ट ही खत्म हो गया। जब उनका कांटेक्ट ही खत्म हो गया तो फिर उस केस में क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर अकेला आइसोलेट होगा। तो होता क्या है, जो स्क्वायर प्लेनर है समझो वो ऑक्टाहेड्रल का जेड आउट का एक्सट्रीम वाला रिजल्ट है।
मतलब स्क्वायर प्लेनर क्यों बन रहा है कि आप ऑक्टाहेड्रल को जेड एक्सेस को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जो जेड एक्सेस और मेटल के बीच का इंटरेक्शन जीरो हो जाएगा, उस स्टेज को हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर ये एक्चुअली में कोई ऐसा नहीं है कि हम मैकेनिज्म बता रहे हैं। स्क्वायर प्लेनर इज ऑब्जर्वेशन, वी आर डिस्कसिंग द थिंग्स विच ऑलरेडी ऑब्जर्व। तो स्क्वायर प्लेनर आपको मिला कब है? D8 और D9 में। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी देखो कितनी सारी है। स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, नॉर्मली आप फिल करोगे तो उसमें स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, रिलीज्ड एनर्जी होगी। तो वो सारी बातें सही है, बट आपका कनेक्टिविटी यहाँ पे होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल से पहले टेट्रागोनल होता है, फिर स्क्वायर प्लेनर कैसे होता है। और ये स्टेबलाइजेशन देखो, एक बात और बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पे 3 स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, यहाँ देखो ध्यान से। ये है डेल्टा 3, ये है डेल्टा 2, ये है डेल्टा 1, यही है ना? याद रखना हमेशा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड। डेल्टा 1, डेल्टा 2 हमेशा छोटा होगा पेयरिंग से, डेल्टा 3 हमेशा पेयरिंग से छोटा होगा, और डेल्टा 1 हमेशा बड़ा होगा पेयरिंग से। ये बात समझ आ रही है? स्क्वायर प्लेनर अगर कॉम्प्लेक्स है तो ये वाला जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो हमेशा बड़ा होगा पेयरिंग की एनर्जी से। मतलब अगर आपको स्क्वायर प्लेनर में D8 फिल करना है तो कैसे करोगे? 1 2 3 4। बेटा समझ पा रहे हो? अगर D4 फिल करना है, इसका पेयरिंग का एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, पेयरिंग का एनर्जी ज्यादा है। दिस डेल्टा 3 इज ऑलवेज लेसर देन P, डेल्टा 2 इज ऑलवेज लेसर देन P। तो यहाँ पे फोर्स पेयरिंग नहीं करनी है। अगर आपको D4 फिल करना है, आप कैसे करोगे? 1 2 3 4। फिफ्थ कहां जाएगा? यहाँ। सिक्स कहां जाएगा? यहाँ। सेवेंथ कहां जाएगा? यहाँ। एट्थ कहां जाएगा? यहाँ। तो बताओ D8 के केस में स्क्वायर प्लेनर हो गया या नहीं हुआ? सर लेकिन Ni और प्लस स्क्वायर प्लेनर में जो यूज्ड सिमेट्रिक है d ना? ऑर्बिटल है वो कौन सा होगा? dx² माइनस y²। बेटा ये बात समझ लेकिन आई क्या? हाँ, Ni+2 सिमेट्रिक है ना, पर D8 तो Eg तो सिमेट्रिक होगा ना बोलो। सर? बोलो बेटा। सर मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो सर।